और चलिए हम लोग झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश देख रहे थे और क्षेत्रीय राजवंश में कुछ कुछ चीजों पे हम लोग डिस्कस किए थे। और क्षेत्रीय राजवंश में आपको जो है बहुत कुछ बताया गया था, जिसमें कि जो मुंडा झारखंड का मुंडा राज की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में भी हम लोगों का चर्चा हुआ था। झारखंड का मुंडा राज का स्थापना किस प्रकार से हुआ था, ऋषा मुंडा कौन थे, ये हम लोग चीजों को देख चुके थे, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसी में आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग अगला राजवंश ठीक है, अगला राजवंश की ओर बढ़ेंगे और हम लोगों का जो है झारखंड का मुंडा राज हो गया था। हम लोग अब देखेंगे छोटनागपुर खास का नागवंश भी हम दिखवाए थे। इसमें आपको क्या दिखवाए थे कि उसमें हम बताते चले गए भीमकर्ण के बारे में। भीमकर्ण के बारे में ये बताए थे कि ये पहले प्रतापी शासक थे नागवंश के, जो कि राय के जगह पे अपना उपाधि जो है कर्ण रखे थे। ये बरवा की लड़ाई लड़े थे जो है रक्षसेन राजाओं से, और उसमें भीमकर्ण की विजय हुई थी और लूटपाट के दौरान उसको वासुदेव की उनको मूर्ति मिली थी और वासुदेव की मूर्ति मिली थी और फिर भीमसागर का निर्माण करवाया था। फिर अपनी राजधानी जो है चुटिया से खुखरा करवाया था। पहले जो नागवंशी शासन काल में देखेंगे तो प्रथम जो राजधानी जो सुतिया में बना, दूसरा फिर जो है चुटिया बना और तीसरा जो खुखरा बना। अलग अलग राजाओं के काल में अलग अलग जो बना। चुटिया जो बनाया गया था प्रताप राय के द्वारा बनाया गया था और सुतिया में जो प्रथम राजधानी बनी थी नागवंशी शासन काल का, वो जो है फनी मुकुट राय के द्वारा बनाया गया था। इसको हम लोग लिख रहे थे, इसको हम लोग देखे थे और बहुत कुछ इसमें हम लोग समझे थे। ठीक है, अब आगे समझिएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि अगला भीमकर्ण के बारे में आपको तो हम करवा दिए थे, लिखवा दिए थे। सब लोग लगभग ज्वाइन कर गए हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, और कोई छूट तो नहीं रहा है, कुछ लोग छूट रहे हैं तो फिर हम लोग उसको देखेंगे। तो भीमकर्ण के बारे में हो गया था। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगला जो नागवंशी शासक जो है शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण जो कहा जाता है, इसके बारे में ये नागवंशी शासक का एक बहुत ही प्रमुख शासक था। ये जो क्या क्या गुमला के घाघरा में जो है, गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर की स्थापना की थी, जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति है। और यहाँ पे इसका जो समझिए कि शुद्धिकरण किया गया था मराठा ब्राह्मण के द्वारा, जिसका नाम था सियानाथ देव। तो शिवदास कर्ण जो है भीमकर्ण के बाद शिवदास कर्ण, जो कि एक प्रमुख शासक के रूप में जाना जाता है, नागवंशी शासन, नागवंशी का राजा थे। और ये गुमला घाघरा में हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाए थे, जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा जो है स्थापित की गई थी। भगवान विष्णु की प्रतिमा जो है स्थापित की गई थी और सियानाथ देव जो मराठा ब्राह्मण थे उसका शुद्धिकरण किया था। समझे कि ये इस प्रकार से। तो थोड़ा सा इसको हम लोग लिखेंगे। हम लोग जो झारखंड हिस्ट्री का जो हमारा पोर्शन है उसमें ये लेक्चर नंबर 3 है, 3 या 4 होगा, तो इसको लिखते चले जाइए। सब वहाँ लेक्चर 1 2 3 करके लिखा गया है, तो उसको आप देखेगा तो आपको समझ में वहां से आ जाएगा। तो एक लाइन हम लोग लिखेंगे इसमें, देखिए शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण के बारे में लिखिए। शिवदास कर्ण नागवंशी राजा का, शिवदास कर्ण नागवंशी राजा का, शिवदास कर्ण नागवंशी राजा का शिवदास कर्ण नागवंशी राजा का एक प्रमुख शासक था। शिवदास कर्ण नागवंशी राजा का एक प्रमुख शासक था, एक प्रमुख शासक था। इन्होंने गुमला के घाघरा में, इन्होंने गुमला के घाघरा में, इन्होंने गुमला के घाघरा में, इन्होंने गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर स्थापित की। इन्होंने गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर स्थापित की। इन्होंने गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर स्थापित की, हापा मुनि मंदिर स्थापित की। लिखेगा इस मंदिर में, इस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा, इस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा, भगवान विष्णु की प्रतिमा मराठा ब्राह्मण सियानाथ देव के द्वारा स्थापित की गई थी। मराठा ब्राह्मण सियानाथ देव के द्वारा स्थापित की गई थी। मराठा ब्राह्मण सियानाथ देव के द्वारा स्थापित की गई थी। मराठा ब्राह्मण सियानाथ देव के द्वारा स्थापित की गई थी। मराठा ब्राह्मण सियानाथ देव के द्वारा स्थापित की गई थी।
तो ये हमारा हो गया क्या, ये शिवदास कर्ण के बारे में हो गया। उसके बाद अगला जो शासक है नागवंशी शासन काल में वो है प्रताप कर्ण, क्योंकि राय भी उपाधि हुआ करता था और कर्ण भी है। तो प्रताप कर्ण के बारे में यदि बात करेंगे तो लोधी वंश के समकालीन थे। ये घटवार राजाओं में विद्रोह में शामिल थे ये प्रताप कर्ण के बारे में। तो अगला हेडिंग लीजिएगा प्रताप कर्ण। और प्रताप कर्ण में लिखेंगे कि इसके समय में घटवार राजाओं का विद्रोह हुआ था, बहुत कुछ नहीं। क्षत्र कर्ण है, क्षत्र कर्ण भी लोधी वंशी समकालीन थे, लोधी वंश के समकालीन थे। तो हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करेंगे। और लिखिए प्रताप कर्ण, हेडिंग दीजिएगा प्रताप कर्ण। कोराम्बे में जो विष्णु की मूर्ति जिसको हल्दी घाटी कहा जाता है, झारखंड का हल्दी घाटी कोराम्बे गुमला में है, उसको कहा जाता है। तो ये विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई थी कोराम्बे में, इन्हीं के समय क्षत्रकर्ण के समय की गई थी, जो कि नागवंशी शासक के रूप में इनको जाना जाता है। तो लिखिएगा प्रताप कर्ण पहले लिखे। लेकिन लोधी वंश के समकालीन लिखे, या लोधी वंश के समकालीन राजा थे, 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 या लोधी वंश के समकालीन राजा थे। इनके समय में ही इनके समय में ही इनके समय में ही घटवार राजाओं का विद्रोह हुआ था। इनके समय में ही घटवार राजाओं का विद्रोह हुआ था। इनके समय में ही घटवार राजाओं का विद्रोह हुआ था। तो घटवार राजाओं का विद्रोह किनके समय में हुआ यदि पूछेगा सवाल, तो प्रताप कर्ण कौन से शासनकाल, कौन सा वंश के शासक थे? तो ये नागवंशी वंशावली के नागवंशी शासन के शासक थे प्रताप कर्ण, जिसमें ये किसके समकालीन थे? तो लोधी वंश के समकालीन थे। तो आपको ये घटवार राजाओं के विद्रोह के समय जो राजा कौन थे नागवंशी शासन काल में? तो प्रताप कर्ण थे। तो घटवार राजाओं के विद्रोह हुआ था, ये हो गया। उसके बाद लिखे क्षत्रकर्ण। अगला लिखेगा क्षत्रकर्ण, अगला लिखिएगा क्षत्रकर्ण। और इसमें लिखे या लोधी वंश के समकालीन थे, या लोधी वंश के समकालीन राजा थे। इसमें लिखे या लोधी वंश के समकालीन राजा थे, या लोधी वंश के समकालीन राजा थे, या लोधी वंश के समकालीन राजा थे। इनके काल में ही गुमला कोराम्बे में, इनके काल में ही गुमला में पड़ता है। इनके काल में ही गुमला कोराम्बे में, इनके काल में ही गुमला कोराम्बे में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई। 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 लिखेगा कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी भी कहा जाता है। नीचे लाइन एक लाइन जानकारी के लिए, कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी भी कहा जाता है। झारखंड का हल्दी घाटी भी कहा जाता है। झारखंड का हल्दी घाटी भी कहा जाता है। कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी भी कहा जाता है। झारखंड का हल्दी घाटी भी कहा जाता है। उसके बाद लिखेगा नागवंश की राजधानियां। नागवंश की कौन कौन सी राजधानियां हुई है और किनके काल में हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं नागवंशी शासन काल के संस्थापक में या प्रथम शासक में जो नाम आता है वो समझिए कि आपका फनी मुकुट राय को नाम आता है। और फनी मुकुट राय के समय जो है राजधानी बनाई गई थी सुतियांबे को बनाया गया। फिर चौथा प्रतापी शासक थे जिनका नाम था प्रताप राय, जो कि चुटिया बनाया। फिर भीमकर्ण जो है जिसने कि भीम सागर का निर्माण करवाया था। इसको नोट डाउन कर दीजिएगा, जो बता रहे हैं उसको। और भीमकर्ण लिख दीजिए, हम तब तक बताते हैं। फनी मुकुट राय जो कि प्रथम शासक माना जाता है नागवंशी शासनकाल का, मुंडावा राजाओं के बाद जो है स्थापना हुआ था नागवंशी शासनकाल का, तो प्रथम शासक माना जाता है, जिनका जन्म 64 ईस्वी में हुआ था और जो शासनकाल इनका रहा था 83 से 164 के बीच में रहा था। और इनकी माता का नाम पार्वती था, जो कि वाराणसी की रहने वाली थी। और मदरा मुंडा और अन्य राजनीतिक लोगों के सहायता से इनको राजा बनाया गया था फनी मुकुट राय को। इनके भाई भी थे मनी मुकुट राय, जिसको बाद में दीवान बनाया जाता है, मतलब साथ में दीवान बनाया जाता है। तो सुतियांबे के बाद जो है सुतियांबे राजधानी बनी। उसके बाद चौथा प्रतापी शासक थे प्रताप राय, जो कि चुटिया राजधानी बनाया। चुटिया से राजधानी खोखरा बना। और किनके समय में? भीमकर्ण के समय में। भीमकर्ण ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहला प्रतापी शासक थे जो राय के जगह पे कर्ण का जो है उपाधि धारण किए थे। उसके बाद दुर्जन शाह एक जो है
दुर्जन शाह के समय दोयसा राजधानी बना नागवंशी शासन काल का। जगन्नाथ सहदेव के समय बना पालकोट भौरो, और प्रताप उदयनाथ सहदेव के समय रातूगढ़ बना। तो ये टोटल जो है देख रहे हैं आपका टोटल 6 राजधानियां हैं। सुतियांबे के बाद चुटिया, चुटिया के बाद फुकरा, फुकरा के बाद दोयसा, दोयसा के बाद पालपट भौरो और फिर रातूगढ़। ये टोटल 6 राजधानियां हैं जो कि 6 शासकों ने, नागवंशी राजाओं ने इसको अलग अलग समय में इसको बदला। तो आपको पूछेगा कि प्रथम राजधानी सुतियांबे, इसका अंतिम राजधानी रातूगढ़। जो है कौन, जो खुखरा जो है राजधानी जो है कौन बनाया था नागवंशी शासन काल में? भीमकर्ण। दोयसा कौन? दुर्जन शाह। द से दोयसा, द से दुर्जन शाह। पालकोट, पालकोट जो है गौरव वो जगन्नाथ सहदेव। रातूगढ़ प्रताप उदयनाथ सहदेव। तो ये आपको कंप्लीटली लिख लेना है, और ये आपको इस तरह का सवाल पूछेगा, या मैच द फॉलोइंग कैपिटल्स ऐसे करके भी सवाल आपको दे देगा और मिलाने के लिए कहेगा, तो उस कंडीशन में आपको ये जानना पड़ेगा। तो ये नागवंशी शासन काल में राजधानियों का जो ये क्रम है उसको बता दिए। अब थोड़ा सा देखेंगे कि पलामू का रक्सेल वंश। पलामू का रक्सेल वंश हमारा अगला वंश है, पलामू का रक्सेल वंश। और ये रोहतासगढ़ पलामू में इसके जो है, ये आपको जो बताया नागवंशी की राजधानियां, उसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, या इसको लिख लीजिएगा जो आपको बता दिए हैं। अब हम लोग इसको आगे देखेंगे। पलामू का रक्सेल वंश में बात करेंगे तो रक्सोलों का प्रभाव कहीं कहीं पलामू में पहले से था, और रोहतासगढ़ से होते हुए कहा जाता है कि ये पलामू पहुंचे थे, और ये स्वयं को राजपूत कहते थे। राजपूत से ही जो है कहते थे रक्सेल लोग जो थे, रक्सेल राजा जो थे, सरगुजा को भी अपने राज्य में मिला लिया था रक्सेलों ने। जो पलामू के रक्सेल वंश थे जो खुद को राजपूत कहते थे, रोहतासगढ़ से पलामू पहुंचे थे। और कहा गया था इनके बारे में कि इस समय ही महत्वपूर्ण जनजाति खरवार, गोंड, इनके समय में खरवार, गोंड इस तरह की जनजातियां, कोरवा इस तरह की जनजातियां पाई जाती थी। और सबसे अधिक संख्या में यहाँ पे खरवार जनजाति का था। यहाँ पे किसके समय में? पलामू का रक्सेल वंश जो था उस समय सबसे अधिक जनजातियों में सबसे अधिक जो प्रभुत्व था, सबसे अधिक जो जनसंख्या थी, वो किसका था? खरवार का था। और कहा जाता है इसके समय ही शासक थे खरवारों के समय प्रताप धवल, और प्रताप धवल जो है कहा जाता है इनके समय ही थे। रक्सेलों का शासन बहुत लंबा समय तक चला, और फिर बाद में चेरो के द्वारा, चेरो वंश नाम सुनेगा पलामू का, चेरो वंश, उनके द्वारा इनको हरा दिया गया, और चेरो के द्वारा इनको पदस्थापित कर दिया गया। फिर और नया वंश का शुरू हो गया जिसको बोलते हैं चेरो वंश, जो कि वो भी पलामू से नाम आता है। रक्सेल वंश, चेरो वंश, दोनों पलामू से नाम आते हैं। और चेरो जनजाति कहा जाता है कि इनको बहुत बुरी तरीके से हराया था। रक्सेलों में 2 कैटेगरी होता है, एक को देवगन कहा जाता है, एक को कुंडेलवा कहा जाता है। तो ये इस तरह का पलामू का रक्सेल वंश एक्चुअली हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो लिखिए एक लाइन थोड़ा सा पलामू, अब पलामू का रक्सेल वंश लिखिए। पलामू में शुरुआत में रक्सेलों का प्रभाव, पलामू में शुरुआत में रक्सेलों का प्रभाव, पलामू में शुरुआत में रक्सेलों का प्रभाव, रक्सेलों का प्रभाव, रक्सेलों का प्रभाव था, रक्सेलों का प्रभाव था। यह रक्सेल, रक्सेलों का प्रभाव था, लिखिए रक्सेलों का प्रभाव था। यह रक्सेल राजपूताना क्षेत्र से होते, राजपूताना क्षेत्र से, यह रक्सेल राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए, यह रक्सेल राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए, रोहतासगढ़ होते हुए पलामू पहुंचे थे। राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए पलामू पहुंचे थे, रोहतासगढ़ होते हुए पलामू पहुंचे थे, रोहतासगढ़ होते हुए पलामू पहुंचे थे। ये स्वयं को राजपूत कहते थे, ये स्वयं को राजपूत कहते थे, ये स्वयं को राजपूत कहते थे, ये स्वयं को राजपूत कहते थे। लिखिएगा एक लाइन और, ये जो है क्या किए थे फिर बाद में कि रक्सेल जो था सरगुजा क्षेत्र को भी मिला लिया था। सरगुजा क्षेत्र जो कि है पलामू और कुछ हद तक जो है छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में फैला हुआ था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो उस समय रीजन हुआ करता था उसमें। तो लिखिएगा रक्सेलों ने सरगुजा क्षेत्र को भी, रक्सेलों ने सरगुजा क्षेत्र को भी, रक्सेलों ने सरगुजा क्षेत्र को भी अपने राज्य में मिला लिया था। रक्सेलों ने सरगुजा क्षेत्र को भी
रक्सेलों ने सरगुजा क्षेत्र को भी अपने राज्य में मिला लिया था, अपने राज्य में मिला लिया था, अपने राज्य में ही मिला लिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, इस समय की महत्वपूर्ण जनजातियां, इस समय की महत्वपूर्ण जनजातियां खरवार, गोंड, किसान। इस समय की महत्वपूर्ण जनजातियां खरवार, गोंड, किसान, ये जनजातियां, इस समय की महत्वपूर्ण जनजातियां खरवार, गोंड, किसान, कोरवा इत्यादि थे, कोरवा इत्यादि थे, कोरवा इत्यादि थे। इनमें सबसे अधिक संख्या, इनमें सबसे अधिक संख्या, इनमें सबसे अधिक संख्या, इनमें सबसे अधिक संख्या खरवार जनजाति की थी। इनमें सबसे खरवार जनजाति की थी, खरवार जनजाति की थी, जिसके प्रतापी शासक, जिसके प्रमुख शासक प्रताप धवल थे। खरवारों के शासक थे प्रताप धवल, जिसके प्रमुख शासक, जिसके प्रमुख शासक प्रताप धवल थे, जिसके प्रमुख शासक प्रताप धवल थे, जिसके प्रमुख शासक प्रताप धवल थे। लिखिएगा नीचे लाइन में, रक्सेलों का शासन, रक्सेलों का शासन बहुत दिनों तक चला, लेकिन रक्सेलों का शासन बहुत दिनों तक चला, लेकिन रक्सेलों का शासन बहुत दिनों तक चला, लेकिन बाद में इन्हें चेरों द्वारा, बाद में इन्हें चेरों द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। बाद में चेरों द्वारा अपदस्थ, बाद में चेरों द्वारा अपदस्थ कर दिया गया, अपदस्थ कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, अपदस्थ कर दिया गया, अपदस्थ कर दिया गया। नीचे लाइन लिख दीजिए एक लाइन और, तो किनके द्वारा रक्सेलों की जो है उनको हटाया गया अपने शासनकाल से, या समझिए कि इसको डिटेल से हम जब विद्रोह पढ़ेंगे तो उसमें भी बताएंगे हम। केवल ये आपकी जानना है कि विद्रोह में तो खैर बाद में चलता है चीजें, ये तो हम लोग प्राचीन इतिहास की चीजें देख रहे हैं कि इस तरह का चेरो वंश भी था और रक्सेल वंश भी था हमारा पलामू क्षेत्र में। रक्सेलों की दो शाखाएं थी, नीचे लाइन लिखिए, रक्सेलों की दो शाखाएं थी, रक्सेलों की दो शाखाएं देवगन एवं कुंडेलवा। रक्सेलों की दो शाखाएं थी, 1 2 करके, देवगन एवं कुंडेलवा, देवगन, देवगन एवं कुंडेलवा। रक्सेलों की दो, रक्सेलों की दो शाखाएं थी, देवगम एवं कुंडेलवा, देवगम एवं कुंडेलवा, देवगम एवं कुंडेलवा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिएगा हम लोग सिभू का सी वंश की बात करें, सिभू का सी वंश की बात करें तो समझिएगा, अगला हमारा जो सिभू का सी वंश है, इसमें यह है कि कहा जाता है सिभू, जिसका नाम पोराहाट था, और कहा गया सिभू जो नाम पड़ा है ये कहीं न कहीं कहना था कि सिंह वंश के नाम से नाम पड़ा है, ये कहना था। लेकिन जो वहां के जो मूल जनजाति, मूल जो थे, उनका कहना था हमारा जो देवता है सिंह बोंगा, उनके नाम पे सिंह पड़ा है। और सिंह इसको कहने का अर्थ वह राठौर राजपूत थे, जिसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में कर दी गई थी। और सिंह वंश का दूसरा यूनिट जो चला था हमारा 52वीं पीढ़ी तक चलने वाला में, अंतिम जो थे काशीनाथ सिंह थे, 52वीं पीढ़ी के अंतिम जो राजा बने थे वो। और दूसरी शाखा 1205 में दर्प नारायण सिंह के द्वारा शुरू की गई थी, और उसके बाद दर्प नारायण सिंह के बाद युधिष्ठिर जो है 1262 से 71 तक में फिर राजा बनते हैं। और उसके बाद फिर कांसीराम सिंह बनते हैं, अच्युत सिंह बनते हैं, जगन्नाथ द्वितीय बनते हैं, और फिर भूया विद्रोह के द्वारा ये भी साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो सिभू का सीवंश की बात करें तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा लिखेंगे सिभू का सीवंश के बारे में, कि पोराहाट के सिंह राजाओं के भूमि के नाम से जाना जाता है सिभू को। पोराहाट के सिंह राजाओं के भूमि के नाम से जाना जाता है सिभू को। और कहा जाता है कि सिंह राजा थे उन्हीं के नाम पे पड़ा है, जिसमें कि राठौर राजपूत कहते थे अपने आप को। राजपूत का अलग अलग प्रकार, उसमें राठौर राजपूत, जिसकी स्थापना 8वीं शताब्दी के आसपास कही जाती है, इसको माना जाता है। लेकिन कहा जाता है कि सिभू में हो जनजाति का प्रवेश जो है पहले हो गया था। हो जनजाति का प्रवेश जो है, हो जनजाति जानते झारखंड में प्रमुख जनजातियों में थे, जनजातियों में से हो भी एक प्रमुख जनजाति के रूप में आता है। हो जनजातियों का प्रवेश पहले हो गया था, और कहा जाता है हो जनजातियों का जो पूज्य देवता थे, जिनका नाम सिंह गूंगा था, उसी के नाम पे सिभू पड़ा है। लेकिन जो इनके सिंह लोग जो कहते हैं, सिंह राठौर राजपूत जो कहते हैं कि नहीं, हमारे नाम पे सिभू का नाम पड़ा है। लेकिन अल्टीमेटली ये
जो वहां के हो जनजाति पहले आए थे, वहां पे प्रवेश किए थे, उनका कहना नहीं सिंगबोंगा के नाम पे, तो इसी को माना जाता है कि सिंगबोंगा के नाम पर ही सीबू का नाम जो है पड़ा है। तो हम लोग लिखेंगे इस लाइन थोड़ा सा। लेकिन सीबू को पोराहाट, सीबू को पोराहाट के सिंह राजाओं की भूमि के नाम से जाना जाता है। सीबू के को पोराहाट के, सीबू को पोराहाट के सिंह राजाओं के, सीबू को पोराहाट के सिंह राजाओं के भूमि के नाम से जाना जाता है। सिंह राजाओं के भूमि के नाम से जाना जाता है। सिंह राजाओं के भूमि के नाम से जाना जाता है। सिंह राजाओं के भूमि के नाम से जाना जाता है। सिंह राजाओं के नाम के भूमि के नाम से जाना जाता है। चलिए कुछ लोग का ज्वाइन करने में, सिंह राजाओं के भूमि के नाम से सिंह राजाओं के भूमि के नाम से जाना जाता है। सिंह वंश के उत्तराधिकारियों का दावा है कि, लिखिएगा, सिंह वंश के उत्तराधिकारियों का दावा है कि, सिंह वंश के उत्तराधिकारियों का दावा है कि सिंहभूम में, सिंह वंश के उत्तराधिकारियों का दावा है कि सिंहभूम में, सिंहभूम में हो जनजाति के प्रवेश के पूर्व ही, इनका दावा कि हो जनजाति के पहले हम आए, लेकिन हो जनजाति कहता है पहले हम आए। सिंहभूम में हो जनजाति के प्रवेश के पूर्व ही, सिंहभूम में हो जनजाति के प्रवेश के पूर्व ही, हो जनजाति के प्रवेश के पूर्व ही वे अपना राज्य स्थापित कर चुके थे। वे अपना राज्य स्थापित कर चुके थे। वे अपना राज्य स्थापित कर चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, लेकिन हो जनजाति ने इसका खंडन करते हुए, लेकिन हो जनजाति ने इसका खंडन करते हुए कहा कि, लेकिन हो जनजाति ने इसका खंडन करते हुए कहा कि, लेकिन हो जनजाति ने इसका खंडन करते हुए कहा कि, हो जनजाति ने इसका खंडन करते हुए कहा कि सिंहभूम का नामकरण, सिंहभूम का नामकरण, सिंहभूम का नामकरण इनके कुल देवता, सिंहभूम के नामकरण इनके कुल देवता, इनके कुल देवता सिंहबोंगा के नाम पर हुआ है। इनके कुल देवता सिंहबोंगा के नाम पर हुआ है। इनके कुल देवता सिंहबोंगा के नाम पर हुआ है। कुल देवता सिंहबोंगा के नाम पर हुआ है। सिंहबोंगा के नाम पर हुआ है, देख रहे हैं ना, सिंहबोंगा के नाम पर हुआ है। ये इनका किनका माना था, जो हो जनजाति थे उनका कहना था कि हम आपसे पहले आए हैं, और आप गलत बोल रहे हैं कि हमारे से पहले आप आए हैं। लेकिन सी जो राजा है उनका कहना नहीं, हम पहले आए थे। तो ये चीज है, लेकिन वो फैक्टर नहीं माना जाता है। लेकिन सिंह राजवंशीय, नीचे ना लिखा, सिंह राजवंशीय कैसे राजपूत थे, तो राठौर राजपूत थे, जो अपने आप को 8वीं शताब्दी के आसपास कहा जाता है ये आए थे, और इन्होंने ही इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य, अपना साम्राज्य को जमा लिया था। और सिंह वंश के संस्थापक में जो है, मतलब कि इसका जो अंतिम पीढ़ी तो 52 पीढ़ी तक चली थी, और 52 पीढ़ी में पहली शाखा का उसका काशीनाथ सिंह था। दूसरी शाखा का स्थापना 1205 में नारायण सिंह के द्वारा की गई थी। तो एक लाइन नीचे लाइन लिखेगा, सिंह राजवंशीय राठौर राजपूत थे। सिंह राजवंशीय राठौर राजपूत थे। सिंह राजवंशीय राठौर राजपूत थे। सिंह राजवंशीय राठौर राजपूत थे, जो राजवंशीय राठौर राजपूत थे, जो पश्चिमी भारत से आए थे, और जो पश्चिमी भारत से आए थे, और पश्चिमी भारत से आए थे, और 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर, और 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर, और 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिए।
आधिपत्य जमा लिया और 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर आधिपत्य जमा लिया। आधिपत्य मतलब अधिकार, आधिपत्य यानी कब्जा कर दिया, आधिपत्य जमा लिया, आधिपत्य जमा लिया, इस क्षेत्र पर आधिपत्य जमा लिया। नीचे लाइन लिखेगा। कहा जाता है सी वंश का जो संस्थापक है वो काशीनाथ सिंह को कहा जाता है और ये 52 पीढ़ी तक चलता है और फिर 52 पीढ़ी के बाद समाप्त हो जाता है। तो सी वंश के संस्थापक इनको कहा जाता है काशीनाथ सिंह को। ये 52 पीढ़ी तक चलता है और दूसरी शाखा जो बनती है 1205 में, उसको दर्प नारायण सिंह का इसका जो है स्थापना करते हैं और फिर इस तरह से अंतिम तक चलता है। फिर भूया विद्रोह होता है, फिर यह समाप्त हो जाता है। तो नीचे लाइन लिखेगा। सी वंश की पहली सी वंश का संस्थापक, सी वंश की पहली शाखा का संस्थापक, ऐसे लिखे, सी वंश की पहली शाखा का संस्थापक, सी वंश की पहली शाखा का संस्थापक काशीनाथ सिंह थे। सी वंश के पहली शाखा का संस्थापक काशीनाथ सिंह थे, काशीनाथ सिंह थे। यह शाखा 52 पीढ़ी तक चला, 52। यह शाखा 52 पीढ़ी तक चला। तो एक पीढ़ी में कितना, तो 25 वर्ष मानते हैं। एक पीढ़ी जो है 25 वर्ष का मानता है। तो एक जनरेशन जो हम लोग 25 वर्ष का मानता है। जब 25 वर्ष से आगे ऊपर हो जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं हम लोग का फिर नया जनरेशन आ जाता है ना। तभी बोलते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन या सेकंड जनरेशन वाले हम लोग हैं। फर्स्ट जनरेशन दादा दादी हो गए, सेकंड जनरेशन जो है दादा दादी नाना नानी जो है फर्स्ट जनरेशन, मतलब यदि कहते हैं हम लोग। तो हम लोग उसके बाद उसके माता पिता या उसके समकालीन मतलब उसके साथ जो है वो सेकंड जनरेशन, हम लोग हो जाते हैं मान लीजिए उस तरह से थर्ड जनरेशन, है ना। उस तरह से फिर बाल बच्चा होगा तो फिर उसका हो जाएगा वो अगला जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो ये हम लोग एक पीढ़ी बना करके, एक पीढ़ी में 25 वर्ष होता है। और ये 8वीं सिंह वंश का संस्थापक कौन, काशीनाथ सिंह, जो कि 52 पीढ़ी तक चलता है। उसके बाद दूसरी शाखा जो है 1205 में दर्प नारायण सिंह के द्वारा स्थापित की जाती है। तो नीचे नाम लिखेंगे, एक पीढ़ी में 25 वर्ष लिख दीजिए। लेकिन सी वंश की दूसरी शाखा की स्थापना, सी वंश की दूसरी शाखा का स्थापना, सी वंश की दूसरी शाखा का स्थापना, सी वंश की दूसरी शाखा का स्थापना 1205 में, दूसरी वंश की स्थापना 1205 में दर्प नारायण सिंह के द्वारा, 1205 में दर्प नारायण सिंह के द्वारा की गई, दर्प नारायण सिंह के द्वारा की गई। लेकिन इसका मृत्यु हो गया फिर 1262 से 1271, दर्प नारायण सिंह के द्वारा की गई। इनके मृत्यु के बाद, इनके मृत्यु के बाद, इनके मृत्यु के बाद युधिष्ठिर शासक बना, जो इनके मृत्यु के बाद युधिष्ठिर शासक बना, युधिष्ठिर शासक बना, जो 1262 से 71 तक शासन किया, जो 1262 से 71 तक, जो 1262 से 71 तक शासन किया, जो 1262 से 71 तक शासन किया, 1262 से 71 तक क्या लिखे जी, शासन किया। तो ये हम लोग देखते हैं। युधिष्ठिर का जो फिर उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है कांसीराम, जिसके समय में नया राजधानी पोराहाट बनती है। और बहुत ज्यादा फेमस तो नहीं, कांसीराम जो बनता है वो कुछ करता नहीं है। कांसीराम जो होता है वो कांसीराम बनता है, पोराहाट का राजा बनाया जाता है, पोराहाट का रहता है ये। और युधिष्ठिर के बाद कांसीराम बनता है। डेट वेट जानने की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। फिर इसके बाद अच्युत सिंह बनता है, उसके बाद जगन्नाथ द्वितीय बनता है जो कि 13वां राजा होता है, 13वां पीढ़ी तक चलता है, 13वां राजा होता है, 13वां पीढ़ी तक, 13वां राजा होता है। पीढ़ी में तो वो 52 पीढ़ी तक चला, उसके बाद ये समझिए 13वां राजा बनता है, उसके बाद भूया विद्रोह होता है, ये जो दूसरी शाखा है वो समाप्त हो जाती है। तो हम लोग एक लाइन लिखेंगे, नीचे लाइन लिखेगा। देखिए युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी, युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी कांसीराम सिंह था। युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी कांसीराम सिंह था, कांसीराम सिंह था, जिसके समय में नई राजधानी पोराहाट बना था, जिसके समय में नई राजधानी पोराहाट बना था, पोराहाट बनी थी, लिख दीजिए पोराहाट थी, जिसके समय में नई राजधानी पोराहाट थी, जिसके समय में नया राजधानी पोराहाट थी, नया राजधानी पोराहाट थी। लिखेगा इस वंश के चौथे राजा अच्युत सिंह थे। इस वंश के चौथे राजा
अच्युत सिंह थे। इस वंश के चौथे राजा अच्युत सिंह थे। इस वंश के चौथे राजा अच्युत सिंह थे। और ये जगन्नाथ द्वितीय का क्या था कहानी की, ये निरंकुश था। ये छोटा सोच वाला था, नैरो माइंडेड था, निरंकुश था कह सकते हैं। और ये अत्याचारी भी था। तो लोग अत्याचार या निरंकुश बनेगा, नैरो माइंडेड बनेगा तो बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। और वही हुआ कि यहाँ भूया विद्रोह हो गया। लिखेगा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा कि 13वां राजा जगन्नाथ द्वितीय, 13वां राजा जगन्नाथ द्वितीय अत्याचारी एवं निरंकुश शासक था। 13वां राजा जगन्नाथ द्वितीय, 13वां राजा जगन्नाथ द्वितीय अत्याचारी एवं निरंकुश शासक था। अत्याचारी एवं निरंकुश शासक था। अत्याचारी एवं निरंकुश शासक था, जिसके कारण भूया जनजाति ने विद्रोह कर दिया। जिसके कारण भूया जनजाति ने विद्रोह कर दिया। जिसके कारण भूया जनजाति ने विद्रोह कर दिया। तो ये हमारा हुआ जो मुख्य रूप से जो हमारा कह सकते हैं कि राजवंश थे उनके बारे में। कुछ अन्य राजवंश की बात करें तो मानभूम का मान राजवंश था, और ये हजारीबाग और मानभूम क्षेत्र में था। और इसका जो उल्लेख मिलता है कवि गंगाधर लिखे हैं अपने लेख में, शिलालेख 1373 से 78 के बीच में। और कहा जाता है इसी बीच में दूध पानी था, जो कि 8वीं शताब्दी में यहाँ से आपको स्थलाकृतियां मिली है। शिवलिंग प्राप्त हुआ था जो कि हजारीबाग क्षेत्र में आता था। मानभूम राज नाम ये जो है हजारीबाग क्षेत्र में पड़ता है। तो हजारीबाग और मानभूम दोनों मिला हुआ था। मानभूम का मान राजवंश और कवि गंगाधर जो है इसका उल्लेख किए थे। तो हम लोग लिखेंगे अगला अन्य राजवंश। और अन्य राजवंश में जो हमारा नाम आएगा वो क्या नाम आएगा अन्य राजवंश में? मानभूम का, मानभूम धनबाद वाला क्षेत्र को मानभूम कहा जाता है। अभी देखिए पेपर में आया है कि बहुत सारा मूर्तियां, बहुत सारे प्राचीन मूर्तियां पाई गई है वहां पे धनबाद वाला क्षेत्र में। और यदि वहां पे खुदाई होती है तो पुरातात्विक विभाग वाले जो लोग हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले, उनका कहना है कि बहुत सारा चीजें यहाँ से निकल सकती है, प्राकृतिक चीजें जो है वो, उसके बारे में बात हुआ। तो लिखेगा अन्य राजवंश, मानभूम का मान राजवंश। मानभूम का मान अलग अलग करना है, मानभूम का मान राजवंश, मानभूम का मान राजवंश है ना, मान और राजवंश अलग अलग रखना है। मानभूम का मान राजवंश। तो लिखिए एक लाइन थोड़ा सा, लिखेगा मान राजाओं का राज्य, मान राजवंश, मान कहा गया था, मानभूम का जो राजा का था राजवंश था उसको मान कहा गया। देखिए मान राजाओं का, इसमें लिखना है मान राजाओं का राज्य, मान राजाओं का राज्य हजारीबाग एवं मानभूम, मान राजाओं का, मान राजाओं का राज्य हजारीबाग और मानभूम क्षेत्र में, मानभूम क्षेत्र में विस्तृत था। हजारीबाग और मानभूम क्षेत्र में विस्तृत था। हजारीबाग और मानभूम क्षेत्र में विस्तृत था। ठीक है, हजारीबाग और मानभूम क्षेत्र में विस्तृत था। लिखेगा गोविंदपुर धनबाद में, नेक्स्ट पॉइंट, गोविंदपुर धनबाद के कवि, गोविंदपुर धनबाद के कवि गंगाधर ने, गोविंदपुर धनबाद के कवि, गोविंदपुर सॉरी गोविंदपुर धनबाद के कवि गंगाधर, गंगाधर ब्रैकेट में 1373 से 78, गोविंदपुर धनबाद के कवि गंगाधर ब्रैकेट में 1373 से 78, 1373 से 78 द्वारा रचित शिलालेख, द्वारा लिखित शिलालेख, द्वारा लिखित शिलालेख, द्वारा लिखित शिलालेख एवं हजारीबाग क्षेत्र के दूध पानी क्षेत्र एवं लिखित शिलालेख एवं हजारीबाग के दूध पानी क्षेत्र में, एवं हजारीबाग के दूध पानी क्षेत्र में, हजारीबाग के दूध पानी क्षेत्र में 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी का शिलालेख प्राप्त हुआ है। 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 ठीक है, लिख दिया यहां तक। तो ये हमारा हुआ जो मानभूम का मान राजवंश था वो। उसके बाद बात करेंगे रामगढ़ राज्य की। रामगढ़ राज्य
बहुत ही विस्तृत है। और रामगढ़ राज्य में स्थापना कब 1368 में बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह दो भाई थे, और दोनों भाई जो है एक राजा के यहाँ काम करते थे, और जब उनसे नाराजगी हो गई तो फिर युद्ध करके लोकल राजा से ही, वहां के लोकल राजा थे, 21 परगना को कब्जा कर लिया। सिंहदेव सिंह और बागदेव सिंह, सिंहदेव सिंह बड़ा भाई था और बागदेव सिंह जो था छोटा भाई था, और शासक जो बना वो बागदेव सिंह ही बना। और क्या हुआ कि प्रथम राजधानी जो बनाए थे सिसिया को बनाए थे, बागदेव सिंह के द्वारा बनाया गया। फिर उर्दा बना दूसरे राजधानी, फिर जो है उर्दा इन्हीं लोग के समय में बना था, बागदेव सिंह और सिद्धेश्वर सिंह के समय में। बादम राजधानी बना हेमंत सिंह के समय, बादम राजधानी बना हेमंत सिंह के समय। फिर रामगढ़ राजधानी बना इसका वो दलेर सिंह के समय। फिर इचाक बना तेज सिंह के समय, तेज नारायण सिंह के। पद्मा बना ब्रह्मदेव नारायण सिंह के समय। और कामाख्या नारायण सिंह जो कहा जाता है रामगढ़ राज्य का अंतिम राजा कहा जाता है, जो कि 1937 में, ये 1937 तक में रहे थे, तो अंतिम राजा कहा जाता है कामाख्या नारायण सिंह को। और इसमें क्या क्या हुआ था, रामगढ़ विद्रोह पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल से हम बताएंगे क्या क्या कैसे कैसे विद्रोह हुआ था। खैर यहाँ पे हम लोग रामगढ़ राज्य के बारे में चीजों को लिखेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। इसको हम लोग रामगढ़ राज्य को कल चलेंगे, है ना, कल करेंगे इसको।